खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ मीर भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज राना शमीम साहब, चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान वो साहब वो अदालत में पेश हुए और बयान हल्फी के बारे में वो बयान हल्फी लेके नहीं आए। वो कह रहे हैं वो तो लंदन में है, सील्ड है, कैसे लीक हुआ। और फिर वो उनकी यादाश्त भी उनका साथ नहीं दे रही कि जो बयान हल्फी अखबारों में छपा है उनके इल्म में नहीं है कैसे छप गया, वो तो सील्ड था। मगर उन्हें यह भी याद नहीं है कि वो क्या था। उधर वज़ीर आज़म ने वज़रा को आज की कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि बाहर ना जाएँ, अगले 3 महीने बड़े आम हैं। क्या अहमियत हो सकती है, क्या बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बड़ी साहब आपसे पूछेंगे और मलिक साहब आपसे भी। टैक्स नेट वसी करना है, ये तो बड़ा दिल को दुखा देने वाला एक मौजू है जो हर कोई कहता है मगर करता कोई नहीं है। कोई बड़ा टैक्स नेट में नहीं आता। और लाहौर में स्मॉग से कैसे बचा जाए, सिर्फ पाकिस्तान में 1,35,000 लोग सालाना स्मॉग का शिकार होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी साहब, ये राना शमीम साहब की यादाश्त कुछ साथ रही, आपकी खबर मुझे कुछ ठीक लगती है कि लगता है खासी मेहनत करके उनसे बयान हल्फी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आप साहिब इल्म है माशाल्लाह। जिस बंदे ने खुद बयान लिखा ही ना हो, हकीकत ना हो, उसे पता ही ना हो, गाली मुकाती, एक वाकया हुआ ही ना हो, एक वाकया हुआ ही ना हो, तो उसको जब तीसरी चौथी दफा पूछेंगे वो गलती दर गलती करेगा। मुझे बताएं, उन्होंने सिर्फ साइन किया है, साइन किया है और साइन भी किया, दादा करे। वो कहते हैं लॉकर लंदन में मेरे बेटे के अकाउंट में है, तो वो कह रहे हैं वो सील था, वो मीडिया में छप चुका है। तो वो क्या उसका अचार डालना था, क्यों लॉकर में है? उस तो दुनिया में मतलब है वो मुझे लगता है। और वो कौन सा जिन्नाती रिपोर्टर है जो लॉकर से निकाल के ले आया? वैसे ये देखे, ये देखे ना, ये साफी का काम होता है। हाँ। जिन साहब ने खबर दी हमारे लिए काबिल इज्जत है। वो कहते हैं खबर देने से पहले मैंने उनका मौक़िफ़ लिया। जज साहब कहते हैं खबर छपने के बाद मैंने मौक़िफ़ दिया। ये जिन्नी हो सकता है, ये कोई आमल हो सकता है जो एक बंद लॉकर से चीज निकाल ले और अखबार में शाया भी हो जाए, और जिसने वो एफिडेविट लिखा है उसे नहीं पता मैंने क्या लिखा है। कई सब ऐसे, इससे बड़ा मज़क्का है क्या होगा? सिर्फ एक केस से बचने के लिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब किस हद तक आते जा रहे हैं। नहीं, अब हमारे कौन से मेहरबान हैं, लतीफ़ अफरीदी साहब, वो वकील हैं, वो पेश होंगे। वो बड़ी भारी भरकम एक मतलब है हमारे यहाँ की शख्सियत हैं। अब उन्हें टाइम चाहिए होगा तैयारी के लिए, तो ये मरियम साहब वाला काम शुरू हो जाएगा, लटकाओ लटकाओ लटकाओ। देखें, उन्हें भी पता है, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है उसमें कुछ आपके साफी भी पार्टनर हैं। मैं आपको बता दूं, चलो यार, बड़े लायक हो गए हमारे साफी। नहीं, बिल्कुल वो उस प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा है। गुजारिश है काई साहब, उन्हें पता है इस केस में कोई हकीकत नहीं है, डिले टैक्टिक्स होते हैं, डिले करना। असल मकसद वो अपनी तवज्जो, आज हम मरियम का कहते हैं कि अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ, इतनी सजा है। कभी राना शमीम आ जाता है, कभी साकब निसार साहब की ऑडियो केसेट आ जाती है, कभी वो फुल हाउस कहते हैं, उस कैप्टन सफदर साहब फिल्म आएगी, स्विमिंग पूल पे गिरा होगा, कोई बाथरूम में गिरा होगा। इन सब का नवाज शरीफ के केस से क्या ताल्लुक पता नहीं। लेकिन मलिक साहब ये बताएं कि उन्हें 10 दिन पहले लिखा हुआ बयान हल्फी याद नहीं है, मगर 10 पहले जो गुफ्तगू उनकी जनाब साबिक चीफ जस्टिस साहब से हुई थी वो उन्हें याद है। तो ये कोई लैप्स हो जाता है मेमोरी का, कोई बीमारी है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो बड़े लॉजिकल, हाई कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने 2 जो क्वेश्चन है बड़े, एक तो उन्होंने कहा आपको 3 साल बाद क्यों याद आया बयान देने का, बयान हल्फी, बड़ा लॉजिकल है। और दूसरा इससे भी अच्छा सवाल था, मतलब मैं क्वेश्चन की बात आपको अगर इजाजत हो आप बता दें। जो मेरा आर्गूमेंट ये है कि मेरा ख्याल है लंबी बात नहीं करते, फैसला तो अदालत ने करना है। एज ए व्यूअर, एज ए जो आज की कार उससे मेरा हाल कन्फ्यूजन पैदा हो गया, इसमें सच्चाई नजर नहीं आ रही। वो जो ताकत थी ना, वो कन्फ्यूजन तो बेचारा मासूम लफ्ज़ है, सीधा कहना कि ये झूठ पर बम नहीं लगता है। मगर देखें, ये भी तो बड़ी अजीब बात है ना, उनके सके साहबजादे बेटे आगे टीवी प्रोग्राम में अपने बात को डिफेंड करते रहे हैं, वो शोज में बैठे, उन्होंने डिफेंड किया, मगर अब्बा जी ने कहा मुझे पता ही नहीं है। सारी याददाश्त का मसला। आपको याद है हम बचपन में जो फिल्में देखते 60s में, बंदा सीढ़ियों से गिरता था, याददाश्त चली जाती थी, मगर दूसरी दफा गिरता था वापस आ जाती थी, इस तरह की बातें। देखे काई साहब, मैं मलक साहब मैं तो मलक साहब खुसूसन लाहौर की पैदाइश, हम पिल गोली भी खेलते रहे, लाटू भी खेलते रहे। पिल सड़क पे गिरने से याददाश्त चले जाती है, पोंडों के गिरने से तो बैंक बैलेंस भर जाता है। काई साहब देखे, राना साहब की कोई तो साड़ी याददाश्त इस तरह नहीं गई पौड़ने वाली। लेकिन बड़ी साहब,
मैं ये वो गजनी फिल्म मुझे याद आ गई है, उसकी 15 मिनट बाद उसकी यादाश्त हीरो की खत्म हो जाती थी, शायद वो भी एक स्क्रिप्ट था। मगर मैं ये बताऊँ आज राना शमीम साहब 7 दिसंबर को दूर नहीं है, उन्होंने 7 दिसंबर को अदालत ने कह दी कि आप ले आए, असल वाला ले आए, इतनी क्या आपको घबराहट हो गई है? 7 दिसंबर तक बनाया, उनके बेटे भी मलक साहब, ये वैसे काई साहब की इस बात में बटन एक उन्होंने खुद माशाल्लाह जज रहे हैं, वकील रहे हैं, सही है, पीसीओ चीफ जस्टिस रहे हैं जी, चीफ जज गिलगित बल्ती हाई कोर्ट के पीसीओ जज भी रहे हैं। क्या इतनी तहरीर लिख के उन्हें ये भी नहीं पता मैंने क्या लिखा? इज इट पॉसिबल? आपका क्या तस्लीम करता है? 200% मैं आपसे एग्री करूं, ये दिमाग मान। अच्छा फिर कादी साहब मान जाओ ना, स्क्रिप्ट राइटर ताड़े दोस्त मियां नवाज शरीफ साहब ने स्क्रिप्ट राइटर किए जो अगले दिन फड़या जाए। बात ये है कि वो एक वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, यादाश्त का ये आलम, हालांकि वो अपने घर से बैठ के चलाते हैं मुबैना तौर पर। अच्छा ये मैं बता दूं, राना शमीम साहब के हवाले से साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ साहब की समाअत में क्या बातें हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, आप बयान हल्फी के मंदरजात को तस्लीम करते हैं? साबिक चीफ ने कहा, जज राना शमीम साहब ने कहा मुझे नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ है वो कौन सा है। इसका मतलब है मुतअद्दिद है। मेरा बयान हल्फी सील शुदा और लाकर में है। राना शमीम साहब, आजकल अदलिया की तौहीन और मुतनाज़ा बनाने का सीज़न है, ये अटारनी जनरल साहब का कहना था। जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है, यही अटारनी जनरल ने सवाल उठाया। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार कराया? अटारनी जनरल। एक शख्स जो लंदन जाकर बयान हल्फी लिखवाता है और भूल कैसे जाता है? अटारनी जनरल। और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं राना साहब की आज की स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है। असल बयान हल्फी मुख्तलिफ हुआ तो अखबारों पर बड़ा सवाल। ये भट्टी साहब देखें, सवाल आ जाएगा फिर उन पे सवाल, अगर ये आज मुकर जाते हैं तो। राना शमीम ने अदालत से शो काज नोटिस पर जवाब जमा करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, मगर वो कह रहे हैं भाभी की कुछ चेलम वलम है। वो 7 तारीख को बहुत बड़े वकील है माशाल्लाह, हमारे लेफ्ट के पुराने साथी जो काई साहब, ये जो पॉइंट आपने दिए मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। अगर हम तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, इसलिए हमारा कंसर्न है, हमने खबर दी, किसी ने, चले मैं मान लेता हूँ समझने के लिए, मैंने खबर गलत दे दी, वो कहते हैं ये तो मेरा बयान ही नहीं था, बयान हल्फी नहीं था, तो इसका मतलब है ये तो सारा प्रेशर मीडिया पे आ जाएगा। इधर मेरी बात सुन, मैंने उस मीडिया ग्रुप के साथ 10-15 साल काम किया और न्यूज़ में काम किया और बड़ा मुशक्कती था, सेंसिटिव काम किया। मेरे नहीं थे, मैंने खबर छापी थी कि जनाब एक जो वजीर ख़जाना है उस वक्त के, वो कैंपेन चला रहे थे बिजली चोरों का और बिजली डिफ़ॉल्टर्स का, और ख़ुद वो बिजली की डिफ़ॉल्ट किया हुआ था उन्होंने। तो मैंने पहले वो देखा था कागज़, और फिर मैंने फ्रंट पेज पे सिंगल कॉलम खबर लगाई थी कि जनाब जो फाइनेंस डिफ़ॉल्टर फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस कैंपेन अगेंस्ट डिफ़ॉल्टर्स। तो हम देखते थे, वो आगे अगले दिन उनके वकील, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं था, मेरे पास सबूत था। तो इस इदारे से मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि भट्टी साहब को देखे बगैर लगा दें। नहीं ठहरे भट्टी साहब, मेरा सवाल है, मैं समझना चाहता हूं, आप इस इदारे के भी चीफ है ना, आप समझते हैं इन चीज़ों को। मेरा सवाल है कि अगर वो कहते हैं कि ये बयान हल्फी मेरा नहीं है, तो फिर तो सारा मीडिया की लड़ाई हो, उस पर आगे केस। मैं देखें, हमसे वो मीडिया में पड़ जाएगा ना, साहिब इल्म है। मेरा रिपोर्टर खबर दे, 10 आती है, मैं ऐसी नहीं चलाता। आप जिम्मेदार देखिए ना, एफिडेविट पहले तो ये होता है कि एफिडेविट किसको दे रहा है। वो सबसे पहला सवाल, मेरा रिपोर्टर लाए ना एफिडेविट, लॉकर में मुझे डायरेक्टर न्यूज पूछे, वो तो बताया, तो मैं कहूंगा बेटा पहले ये बताओ इसने कहाँ जमा कराया? लॉकर में। तो फिर मैं उसको कहूंगा इसको को लॉकर में ही खबर छापे, फिर मैं टीवी पे तो नहीं छाप लाऊंगा। ठीक है, फिर मैं उसको कहूंगा लॉकर की चला दो फुटेज, इसमें क्या पड़ा है ये लॉकर को साहब उसको देखे बगैर तो कभी खबर नहीं देंगे यार। लेकिन लॉकर में किस तरह देख लिया उन्होंने भट्टी अपना? काई साहब, आप जर्नलिस्ट है, खुदा की सच बोल रहे हैं, पहले आप देख सकते हैं किसी के लॉकर में? मुझे आप ये बताएं, आप किसी के लॉकर में जा सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट? हो सकता है जिसने लिखवाया हो। नहीं काई साहब सच नहीं, मलक साहब ऐसे छेड़ा नहीं, इज इट पॉसिबल? नहीं भट्टी साहब, आप लॉकर पे, इसका मतलब आपने बैंक के पूरे निजाम पे अदम इत्मीनान कर दिया। लॉकर में जमा कराने से पहले किसी ने कॉपी भेजी। मलक साहब देखें, हम यदि तूला रखते हैं 2 नंबर कागजात अदालतों में जमा करवाने में हमारी, और ये अब जो जालसाजी है, ये तो अब जो है ये इसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। यहाँ पर इसको इससे नाम मिलना चाहिए। सिर्फ फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, इस हवाले से वो क्या एंगल निकाल रहे हैं? जो राना शमीम साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट अखबार तक कैसे पहुंचा और अखबार ने वो एफिडेविट कैसे छाप दिया। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। लो जी, नवा एंगल आ गया जी, बारी बारी जी। भट्टी साहब, मैंने ख्याल है शायद यही लफ्ज कहा था
नहीं आप मेरा ख्याल है आपको फॉलो करते हैं फवाद चौधरी साहब। मैंने यही कहा था कि जिसने बनवाया जो स्क्रिप्ट राइटर है, उसने लॉकर में रखने से पहले इनसे सिर्फ सिग्नेचर किए गए। अगर ये मेरा अपना जाती ख्याल है, इन्हें कोई 2 दिन पढ़ाए ना, राना शमीम साहब वो पूरा एफिडेविट पढ़ के सुना नहीं सकते बगैर देखे। कितना चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे 2-3 आईनी माहिरीन से लंदन में राय ली गई थी कि हाँ उसका, उन्होंने कहा ये मकसद क्या अपना, उनका कहना था कि मकसद है कि नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर के केसों को डिले किया जाए। देखें ना, अब 7 तारीख पड़ गई, 7 तारीख को नए वकील साहब तशरीफ लाएंगे, वो कहेंगे अभी मैंने तैयारी नहीं है, अभी मैंने लेटर नहीं देखा। छोटी सी बात, गुस्ताखी राना साहब ने आज अदालत में बताया कि उनके किसी अजीज रिश्तेदार का चेलम है, 12-13 को उन्होंने आज ही बता दिया कि मैं वो शायद आ नहीं पाऊंगा। मैं तो समझता हूँ कि एफिडेविट के चेलम का ऐलान भी कर दें आप लेकिन मैं हुजूर अर्ज करता हूँ, अगर गुस्ताखी ना हो तो बात यह है कि भट्टी साहब, ये एक जो मैंने फिल्म गजनी का कुछ कहा था कि मैं दिखाऊं जरा वो हीरो कैसे अपनी जरा दिखाएगा जी, क्योंकि यादाश्तों का यहाँ भी बड़ा, वो भी जज था हीरो। अच्छा ये हीरो साहब है, ये बेचारा ये एफिडेविट देख के रो रहा है बेचारा, ये हमारे ये लिख रहा है, मैंने फिल्म तो नहीं देखी है नहीं, इसका भी ताल्लुक एफिडेविट में यादाश्त से है। अच्छा यादाश्त से है। अच्छा भट्टी साहब ये मुझे बताएं भट्टी साहब कि ये जो अब अगर उन्होंने नहीं देखा तो मैं जरा सलाम करूं, नोबेल प्राइज के लिए क्यों ना नॉमिनेट कर दूं उन आईनी माहिरीन को जिन्होंने उनको मशवरा दिया था कि मेन बंदा जो है वो तो उससे डिनाई करता नजर आता है आज की। देखिए वो ना आमिर खान लिख के भूल जाता था, फिर देख के तहरीर होता था, मियां साहब ने बड़ा पैड़ा कीता, बड़ा पैड़ा कीता। अब बंदा पूछे भाई लॉकर में भी रखना है, आप रखाएं, एक कॉपी बेचारे जिसने एफिडेविट दिए उसको तो दे दे, उसने कहना क्या जाके अदालत में, ये उसका तो राइट है ना। कैसे वैसे उसके साथ भी ज्यादती हुई है। देखे राना शमीम साहब साबिक जज थे, पीसीओ जज थे, ये उनके साथ हुआ है, एक कॉपी उनको भी दे देते हैं, भाई ये तुम्हारी तरफ से एफिडेविट है। बटी साहब सॉरी आप बताएं, आप एक इंसान है, खुददार इंसान है, आपके साथ कोई ज्यादती आपकी मर्जी के खिलाफ कर सकता है, इस तरह तो ना करें, सारा कुछ मियां थे ना। नहीं मैं हरगिज़ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये बकायदा मलिक साहब उसका हिस्सा है। नहीं मैं एक बताता हूँ, मैंने नहीं मलिक साहब की बात मैं जवाब देता हूँ। उन्हें एक जज किसने बनाया था, मुझे बताएं कि आप सईद काजी लेक्चरर है, उसको वफादारी बशर्ते उस्तवारी और बमा बूट पॉलिशी उसको कहीं जाके सफीर लगवा देते हैं। आप डिजर्व नहीं करते कि आप वाइस चांसलर हों, आप चीफ जज लगें, आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए, मैंने नहीं लगाया, ज़हीर जमाली साहब ने, कि हजूर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में रद्दोबदल किया है। जब ऐसे लोगों को आप लगाएंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट भी तो करते हैं ना कि भाई हमने आपके लिए ये किया तो आप भी करो। आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच, इसमें कैसी यार की बात? अच्छा गाई साहब फिर ये बात माने कि साकिब निसार ने जिस फैमिली का 70 साल से 40 साल से कब्जा था इक्तदार पर मुख्तलिफ अदवार में, उसकी चीखें निकाल दी और वो क्या क्या जाली चीजें बनाने पर आ गया। इससे पहले तो मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ अरेस्ट हुए और मार्शल लॉ था, वो सजाएं हो गई। इस दौर में फिर खान तो आपका कुछ ना कर सका। ये तो अदालतों ने जो फैसले किए हैं, 16 जज इसमें मिला रहे हैं, साथ शामिल 5 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 5 जज, फिर 3 जज मुख्तलिफ औकात में चला और एक निगरानी करता रहा इस केस की। भट्टी साहब मैं अब यहाँ कह देता हूँ, मैं नाम नहीं लेता, मुस्लिम लीग नून में पहले वो बड़े सरगर्म थे, आजकल नहीं है और नज़र नहीं आते। उन्होंने मुझे कहा भाई क्या करते हैं काजी साहब, अगले 5 जो एस्टेब्लिशमेंट के मेन बंदे आएंगे ना वो हमारे होंगे, तो अगले 5 दौर भी हमारे हैं। ये मुझे वो कह रहे थे, पता नहीं कहीं सुन रहे हो तो उन्हें याद आ जाएगा, मैं उनका नाम नहीं बताता। तो यहाँ तो कोई 500 साल मनसूबा था, तो ये अगर ये ना जज होती तो क्या आप, मुझे नहीं पता। मैं तो मलिक साहब से कहता हूँ कि भाई अगर आप 2 नंबर से तरीके से आए हो तो 1 नंबर से बाहर निकलने की इसरार ना। मैं तो एक अवाम की एक अपील कर सकता हूँ कि बड़े काबिल एहतराम है सारे जज, हम दिल से दिमाग से उनकी मोहब्बत करते हैं। ये जो ज़ेरे अल्तवा लाखों केसेस हैं इनको भी कर दें जल्दी जल्दी, इनको भी फारिग करें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न मियां नवाज शरीफ साहब का ज़ेरे अल्तवा केसेस हैं, उनके लिए बड़े तड़प रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। वो कहते हैं यार मेरा छोड़ो, पहले यह करो। नहीं मलिक साहब है, मेरा ख्याल है खुदारा अदलिया को जितने भी पेंडिंग केस हैं, भट्टी साहब, अगर कोई नवाज शरीफ नहीं है, कोई बिलावल नहीं है, तो क्या उसका इंसाफ पे 1,60,000? आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो देखे आम बंदे की बात करें ना, आप बात ही आम बंदे। मैं कहता हूँ खास बंदे ने साने से छोड़े ही नहीं कि उनकी बात करें, तो आम बंदों की बात ही कर लेते हैं। अच्छा काजी साहब, अब ये इसका वैसे आप एंड क्या देखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो असूली तौर पे तो बंदा सख्त होता तो कहता भाई
मुझे नहीं पता, कल की जो पहली फ्लाइट आ रही है उस पर ये मंगवाएं। नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने 2 हफ्ते का तो टाइम मांग लिया था। यार मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सारे साकिब निसार साहब की ऑडियो वीडियो के मुख्तलिफ टुकड़े, राना शमीम, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की सजा को पीछे फेंकने के लिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, उनका तो मकसद हासिल हो रहा है। नहीं भट्टी साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे सारा केस आपको पता है, अदालत ने ये हुक्म दिया पाकिस्तान की एम्बेसी इन लंदन कि आप इसको फैसिलिटेट करें, वो जो लॉकर है ना जादू, वहाँ से इसको निकालने में मदद करें। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा, ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान को ऑर्डर किया कि वो लेके आए। अदालत का हुक्म सर आंखों पर, मैं तो उसमें नहीं आता। आप अमेरिका रहे हैं, किसी प्राइवेट आदमी की उधर पाकिस्तान की एम्बेसी की जुर्रत है उसके लॉकर नहीं वहाँ के कानून है, आप बैंक मुझे बताएं, नहीं कर सकते यार, जुर्रत है, नहीं कानून है तो इस आपका ये मुझे तो इस लॉकर की चाबी गुमती नजर आती है। मुझे तो जो आपने हुक्म फरमाया, मुझे तो उसकी बयान की नहीं समझ आई, रिमार्क्स की। तो मेरा ये लॉकर आप अमेरिकन नेशनल है, मान लिया, चले आपके लॉकर को पाकिस्तानी एम्बेसी खोल, किसी का भी हो, किसी का भी हो, बैंक का लॉ है कि तो प्राइवेसी फिर उनका मकसद हासिल हो रहा है, किसी का भी हो, किसी का भी। देखें वो तो अब मेरे ख्याल में जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके बाद उस पर 2 रात हो ही नहीं सकती। तो ये लॉकर ही होगा, लॉकर नहीं। मुझे आप बताएं ना, अब एक खबर पे आगे आ जाते हैं। भट्टी साहब, आज रात को फिर कोई फिल्म रिलीज हो रही है? देखें, क्या रोकी जा सकती है आखिरी वक्त पे? देखें, फिल्में दोनों तरफ है, इस मुल्क में फिल्में ही चलनी है, और तमाशबीन चंद लोग हैं जो पीछे बन के फिल्में बना रहे हैं। फिल्में दोनों तरफ हैं और खौफनाक है। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में इमरान खान साहब, जिस अवाम ने उनको मुंतहिब किया है, जिस अवाम ने भी, मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, लफ्ज़ जब तक वो नहीं चाहेंगे वो नहीं जाएंगे। ये केस कूस, महंगाई हो गई, पेट्रोल आप 1000 रुपये लीटर कर दें, बिजली का यूनिट 10,000 कर दें, इमरान खान को जो अवाम लाई है ना, वो नहीं जाते। फिक्र ना करें। आज फवाद चौधरी साहब ने जो नवाज शरीफ दौर की वो इश्तिहारात की लिस्ट दी थी ना, वो भी अधूरी थी, और इनकी आज के दौर की आई है वो भी अधूरी है। डमी में मुराद सईद है, इनके मिनिस्टर बहुत अच्छे, पीटीआई के हमारे दोस्त हैं। और मैं क्या, डमी तो निकलवाओ, थारे पड़े जाएंगे ताड़े। तो कादी साहब, इस मुल्क में मलक साहब, वो अखबार जिनकी सिर्फ पेशानियां बदलती हैं, पेशानियां बदलती हैं। साहब ये बड़ा अजीब है, जैसे क्रिकेट नहीं होता, एक तरफ से बॉलिंग है, एक तरफ से बैटिंग है। अब एक तरफ से खबर ये आ रही है कि एक लंदन से एक वीडियो तैयार हो रही है, वो ऑन एयर हो सकती है, उसमें कोई एक ऑनरेबल जज है हमारे, उनको इमरान खान से कोई दोस्त हैं, वो कोई बातें कर रहे हैं। और इधर से खबर आ गई है कि जनाब पाकिस्तान के हमारे जो वजीर आला थे पंजाब, शहबाज शरीफ साहब, किसी खातून सहाफ़ी के साथ उनकी भी ऑडियो है। तो ये क्या बैच बराबर है, हर वक्त एक ओवर उधर होता है, एक ओवर इधर होता है, ये क्या हो रहा है बच्चियों के मामले में? वरना आप तो वीडियो साफी की बात कर रहे हैं ना, मैं एविडेंस दे सकता हूं कि किस किस पे झूठे पर्चे करा के उनसे क्या क्या कहा। चलो छोड़ो, आपसे खबर लेना चाह रहा हूँ, खबर पूरी दे दें ताकि आपने दी है। मैं बता रहा हूँ, साबिक जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब किसी खातून गुफ्तगू है जी। अभी तो कैप्टन सफदर ने सारी दुनिया के सामने आपको बताया कि सेल्मस को वीडियोस है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। ये साहब का कह रहे हैं, नाम नहीं लेना और सूबा नहीं कहना। मैं आजकल के बंदे की सुना, उन्होंने शादी भी कर लिया, पर मुझे नहीं पता कौन है। चलो अगली गल ना करना छोड़ो, पर ऐस हम आम इच सारे ही इंज जे, वो ऐस सारे ही इंज जे। इश्क बोल, पंजाबी सुना मसाला, इश्क बोल तो कुछ ना बोल। वो मैं आपको क्या बताऊं, इमरान खान के साथ जो उसके लोग कर रहे हैं ना, वो भी एक हिस्ट्री लिखी जाए। भट्टी साहब, शादी तो पहले वो एक शरई काम है, हाँ, उसमें एक सच्ची बात। साहब की भी एक शादी हुई थी गालबन, तो आपको पता है नहीं, सबसे गंदा स्विमिंग पूल कौन सा गुरना उसका? नहीं भट्टी साहब, वो साफ ही नहीं हो रहा, स्मोक सारी चले गई है। भट्टी साहब थोड़ी सी बात पाकिस्तान के कानून की बात करो, मैं कोई साथी ख्याल नहीं दे रहा। पाकिस्तान का कानून है कि अगर आप दूसरी शादी कोई बंदा भी करता है और उसकी पहली बीवी की इजाजत नहीं, तो वो गैर कानूनी है। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और आपने जो बताया ना, आपने इमरान खान के वजीरों की बात की, तो आज कॉमेडी सुन ले, ग्लासगो में एक कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी कॉन्फ्रेंस, उसमें 2 वजीर चले गए और लड़ाई होगी। उसने कहा अरवीज भट्टी को बुलाया, वो कहता है ताहिर मलिक को बुलाया, उसने कहा मैंने भी जा रहा है, दोनों कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो ये दोनों सरकारी खर्चे पे गए थे ना। देखे मालिम सैर करने आई है, देखे नहीं ये सैर करने है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ दौर की करप्शन बुरी है, मौजूदा दौर की करप्शन हलाल है। ये गलत बात आप गलत बिला वजह ना कहें यार। आप फिर वीडियो की सैर जायज़ है इस वक्त। अच्छा, ये गुफ्तगू होती रहेगी। वज़ीर आज़म ने वज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोका, इस पे बात करेंगे, टैक्स नेट पे बात करेंगे और स्मार्ट पे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
भट्टी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को कहा है कि बैरून मुल्क कोई 3 महीने के लिए ना जाए, बड़े हमने फैसले लेने हैं। क्या फ़ैसले हो सकते हैं? देखें, मैं अपनी राय देने लगूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने ये 2 दफ़ा पहले भी कहा है। इनफैक्ट उनकी हुकूमत ना पीडीएम भेज सकती है, ना उसकी सक्कत है। नंबर गेम वो पूरे कर चुके हैं, 100% यकीन से कह रहा हूँ, 100%। लेकिन जो अवाम की ताकत से आए हैं, जब तक वो रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बयानात में उन्होंने कहा था दरअसल के क्योंकि ख्याल है कि एक मिनी बजट आना है, आगे इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन करा नहीं रहे, उससे भाग रहे हैं बल्दियाती, आगे इलेक्शन आ रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म के चंद दिन पहले काबीना की एक मीटिंग हुई, रात को 11 बजे एक वज़ीर गेट नंबर 4 के करीब गए और जो PM साहब ने गुफ्तगू की सब कुछ बताया। उन्हें अब उनके एक मतहत उनके भी एजेंसी है, उन्होंने डायरी दी, उनको अपने कुछ 2-3 लोगों पर डाउट है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इस वक्त अलग नहीं कर सकते क्योंकि नंबर गेम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। तो वज़ीर-ए-आज़म का हक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन रूमर मिल क्या कर लेंगे और बाहर भी चले जाएंगे तो क्या नुकसान होगा? नहीं, अफवाहों का एक बाजार गर्म हो जाता है ना यहाँ पे। जब मलिक साहब ऐसी खबर आए तो, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में वज़ीरों को कह दिया जाए, मतलब भाई वैसे तो ये होना तो नॉन इवेंट ही है। वैसे मेरी राय है, मैं वैसे वो कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, मेरा हाल गैर ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने कन्फ्यूजन एक वीकनेस का साइन किया है। जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जब आप इस तरह की कोई हदायत देते हैं तो इसका मतलब वीकनेस है। और 2 चीज़ें मैं आपको ज़रूर थोड़ी सी शेयर करना चाह रहा हूँ। ये आपको माने ना माने, इमरान खान साहब अपने जो हनीमून था ना 3.5 साल का, वो पूरे अजाब में मुतला हो गए हैं। पाकिस्तान की आज का मैं डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ, 23 माह की हाईएस्ट महंगाई का जो ग्राफ्ट है ना, जो रेट मैक्सिमम है वो आज है। 23 माह में आपने अपनी हुकूमत में आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुनिए, मुझे 1 मिनट थोड़ी सी बात प्लीज़ कर लेने दीजिए। बेरोज़गारी का आलम यह है कि दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में, कि आप सोशल मीडिया में कोई नामाकूल किस्म का इश्तिहार दे दें कि बहरीन में पुलिस की इश्तिहार आता है और आपको पता है हज़ारों लोग आए हैं, वहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा है, पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा है। तो 2 आपके जो दुश्मन है, बेरोज़गारी और अपना महंगाई, इस पर बहस नहीं है। तो 2 चीज़ों मेरी साथ ले लें प्लीज़। अब KPK में आपका आ गया इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन आपके सर पे खड़ा है, पंजाब आप ऑन दी वे हैं, लास्ट आपका ईयर है। खान साहब, मैं आपको ये गारंटी देने लगूँ, इस अपने इक़्तिदार में इस वक्त हाईएस्ट प्रेशर पे बैठे हुए। चले, आपने कर दी बात के लिए। मुझे एक सवाल का जवाब दें प्लीज। इंडिया में एक कुल्ली की नौकरी निकलती है और हजारों PhD और लाखों लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वो क्या मोदी भला चला जाता है वहां से? नहीं, चाहे ना, जब प्रेशर नहीं, मुझे प्रेशर कौन, मुझे बताएं ना। भट्टी साहब, मैं अभी आपको खबर निकाल के दिखाता हूं, एक कुल्ली के लिए PhD इंजीनियर वो इंडिया में दे रहे थे। एक फिक्र ले लें, दुनिया में गलीज तरीन भी जमहूरियत होती है ना, उस पर प्रेशर आता है। आमरीत बेहतरीन से बेहतरीन वो जवाब देनी होती है। जमहूरियत का ये कौन सी जमहूरियत जवाब देती? नहीं, मुझे बताएं कौन सी बल्दियाती इलेक्शन में सवाल बनेगा। नहीं, मुझे बताएं क्या आप पहले बात करें, क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी को जवाब देती जो वो कर रही थी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कर रही थी। मैं बताऊं, ये जो वीकनेस की बात करें ना, जो भट्टी साहब ने बात की है ना, जहां इमरान खान की ठीकनेस है ना, वो जब चलती रहेगी ना। अच्छा मलिक साहब, ये इधर से ही आए थे, मलिक साहब आप उधर से ही आए थे, उधर से गए हैं। इमरान खान सख्त प्रेशर में, ये बात सच है, हर एक से गुस्से में बात कर रहे हैं। सुन लें, मुझे बताएं, लेकिन इलेक्शन 2018 25 जुलाई से पहले, 1 महीना पहले अरबाब शहजाद कबीना बनाने लग पड़े थे, अफसर लगवाने लग पड़े थे। चेयरमैन सेनेट को इमरान खान की हिकमत अमली ने बचाया। इत्तेमाद का वोट इमरान खान साहब और उसकी जमात के लोगों ने एफर्ट्स करके लिया। अब ये जो दोनों बिल पास कराए हैं, इसमें आपने 30 साल से साबित कर रहे हैं, ये बिल इमरान खान और उसके सियासी रहनुमाओं ने पास कराया। मैं पंजाब के एक बहुत बड़े सियासतदान को फर्स्ट हैंड आपको बता, उसने बताया, मैं जो टेलीफोन आया वो इमरान खान की तरफ से नहीं था। इससे ज्यादा मैं आपको क्या फिर मैं आपको यही कह रहा हूँ, लिहाजा फर्स्ट हैंड। पहले टेलीफोन पत्तों किसे आते थे? साहब मैं बताऊं, इनके पास 2-3 बंदे हैं जो सियासी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। एक इनमें चोई सरवर साहब हैं, आपका इख्तलाफ राय होगा यकीनन। मुझे बताएं, अब जब वोट था, इनके पास एक बंदा नहीं था जो किसी के कहने पे एक MP आ जाए रूठा हुआ, जिनके नंबर नहीं आते वो नंबर कराए हैं। बदकिस्मती ये है कि आपने सही फरमाया कि भारत में कुली किया आ जाता है, लेकिन मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया था मैं आऊँगा तकदीर बदल दूंगा।
1 करोड़ नहीं, मैं सिर्फ उनका कभी नहीं बने। नहीं सर, मेरी अर्ज देखे ना, अब मुल्क का एक वजीर आज़म बन चुका, जो उसने कहा मैं उसको तो दोहराना गुनाह नहीं है ना, खुदा ना खास्ता या जुर्म भी नहीं है। उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, पहले कर्जे उतार दूंगा सारे वापस, कर्जे सारे उतार दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, बिजली पेट्रोल गैस महंगा हो तो समझ लें फलां चोर है। अब मुझे बताएं, इनमें से अगर कोई एक वादा भी पूरा ना किया हो तो क्या हम इतना ना पूछें सर 3.25 साल में किया क्या नहीं है? तो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। मैं तो से ये मुझे बताएं कि अलीम खान साहब के इस्तीफे के बाद क्या कोई और इस्तीफे भी आ रहे हैं मलिक साहब? नहीं, वो उनका तो जो इस्तीफा वो पहले कह चुके थे, वो भी खबर भट्टी साहब ने दी थी। हमने गवर्नर साहब की बात नहीं, गवर्नर साहब ने 8-9 महीने पहले इस्तीफा दिया था अपने खान साहब को, और खान साहब ने उनको 8-9 महीने पहले कहा था कि इतनी देर तक लाहौर के असल खबर तो लेना आप, एक वजीर चले गया, 2 और वजीर PTI का जब भी इलेक्शन हो टिकट नहीं लेंगे, जब भी इलेक्शन हो लाहौर से सूबाई वजीर की बात करूं, PTI का गवर्नर अब किसको बना रहे हैं, PTI से लातलकी का इजहार करेंगे। 2 दर्जन से जायद जिसमें वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने कह दिया है जिन्होंने इधर भेजा था कि जनाब अगला इलेक्शन असी PTI के टिकट से लड़न गए ना तो साढ़े नाल बड़ी भैड़ी होनी जे, ऐसा हाथ साढ़े जोड़ लो। उनमें एक जनूबी पंजाब का भी बंदा है जिसका कोई चीनी शुगर में भी नाम आया था, नाम किसी का नहीं लेना हमने, मैंने एक बात की है चीनी का तो काजी साहब, क्योंकि इमरान मुझे डर है कि माजी में जिन्होंने अरबों रुपए लूटे थे, इमरान खान की हुकूमत को भेजना अब कोई इशू नहीं रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जिनका अगली लड़ाई हो रही है कि आएगा कौन, संभालेगा कौन इस खाई में जहां फेंक दिया है। भट्टी साहब, आप अगर काफ को निकाले तो आपकी तो अक्सरियत ही नहीं है। पहले तो आप 2 दर्जन आपने कह दिया, 24 MP मैं इससे ज्यादा है, अल्लाह माफी, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं। टेक्निकली अगर डेमोक्रेसी के सूर से चले, फिर भट्टी काजी साहब ने कह रहे हैं कौन सी जमहूरियत, तो आप किस कानून के तहत किस स्पिरिट के साथ पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं? मेरी नजर में आप सिर्फ एक सर्वे करें सुबह कि ये जो जॉइंट सेशन में वोट किसने दिलवाया, बस उसके बाद कुछ ना पड़े थे, और उसके बाद PTI के ही वुजरा को रोजाना मिले, गप लगाए, तो फिर तो प्रेशर क्यों है? फिर तो प्रेशर होना नहीं चाहिए। प्रेशर ये है ते पल्ले नहीं तेला कर दी, मेला वादे बहुत बड़े कर लिए, टीम निकल आई नहर पीछे। हाँ, हम पिछले जो मादी में हुक्मरानों को बरीउल जिम्मा नहीं कर सकते। गालबन 24,000 अरब डॉलर वो छोड़ के गए थे, इन्होंने 40,000 अरब डॉलर कर दिया। अब जो आएगा इनका छोड़ा हुआ पैसा भी देगा। अच्छा, ये जरा आप जरा बिलावल भुट्टो साहब के भी सुना दें। वो जो भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ, उनके खानदानी जायदाद भी जब्त करो। अब उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। लो जी, वो अब नीचे कुछ कह रहे हैं, ऊपर वाले कुछ कह रहे हैं। तुराब साहब के आज 100 नंबर हो गए, इन्होंने एक्सपोज कर दिया इन सियासी जमातों को, दोनों को। अब मुझे बताएं, खुर्शीद शाह साहब कहीं नून लीग में तो नहीं जा रहे? खुर्शीद शाह साहब नून लीग में तो नहीं जा रहे, क्योंकि वो तो नवाज शरीफ की सफाई दे रहे हैं। तो उनको इतना ही नहीं पता, बिलावल ने आसफ अली जरदारी ने कहा था, आसफ अली जरदारी साहब ने, मैंने नहीं, नवाज शरीफ धरती के नसूर है। कई सब ये क्या वजह है, हर सियासतदान हर दूसरे दिन राय क्यों बदल लेते हैं? मुझे ये लगता है ये नासूर वाली बात तो मैं नहीं कहता, नहीं, उन्होंने कहा खुदा ना खासा मेरे लिए काबिल इज्जत है। मुझे ये लगता है कि जब ये एक दूसरे के बारे में कुछ बातें करते हैं तो मुझे लगता है दोनों तरफ से सच बोला जा रहा है। अच्छा, थोड़ी सी इंटरप्शन में करूंगा, क्योंकि जिस शहर में हम बैठे हैं उसके वाले से आज बड़ा तारीखी दिन है। इस शहर में डॉक्टर मुबशर हसन हमारे वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उनके घर आज के दिन पीपल्स पार्टी बनी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं कि आप दोनों भी करें, क्योंकि मेरा हाल एक बहुत बड़ी पासन की तारीख को आप निकाल नहीं सकते। बड़ी से 5 दफ़ा हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में, और सिंध को आप देख लें। मैं अभी नारा याद कर रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो वाकई मेरे दिल में है, वो है ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब मैं जो समझता हूँ आज की पीपल पार्टी, उसके ताकत के सरचश्मे को मैंने जो नया पीपल्स पार्टी देखी, आप दोनों ने उस पर कमेंट करना, उसमें यह है कि हमारी सारी ताकत इसमें है कि सिंध ना जाए और बीबी फरियाल और जरदारी साहब गिरफ्तार ना हो। ये 2 की गिरफ्तारी और एक सिंध हमारे पास रहे, बाकी पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो किधर गई? मेरा ख्याल है अवाम किसी का भी इशू नहीं, अब तमाम सियासतदानों की ताकत का सरचश्मा है डील और ढील।
और इससे इक़्तिदार ले लो या इक़्तिदार से बाहर। भाई साहब आप बताएं, मैं आपको डॉक्टर मुबशर के बारे में सिर्फ एक बात बता दूं, 1973 का जो उन्होंने बजट दिया था, पाकिस्तान की तारीख में पहला और आखिरी बजट था जिसमें तकरीबन 40% पैसे आवाम के लिए रखे गए थे। अब आप होता है ना 1.5% सेहत, 0.1% आपकी हेल्थ और एजुकेशन, 40% आवाम के लिए रखा गया था। तालीम एम ए तक फ्री की गई थी, अपना वो फ्री थी आपकी, क्या कहते हैं, सेहत फ्री थी आपकी, और फिर आपको राशन कार्ड दिए गए थे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इस्लाहत जो आवाम के मफाद में हुई थी मगर उसके पीछे तहरीक खड़ी थी। नहीं, फिर सवाल वही है, वो शख्सियत क्या थी मुबशर हसन। नहीं भट्टी साहब फिर सवाल है, उनके साथ कंपैरिजन हो सकता है। भट्टी साहब इस पे भी होंगे कि ना, एक जुल्फकार अली की पार्टी बनी, फिर अयान अली आ गई, डॉलर आ गया, वो क्या से क्या बन गया। फिर पंजाब तो गढ़ था, पंजाब में मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, इल्लामा इकबाल पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले के बेटे जस्टिस इकबाल आते हैं लाहौर में, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने इतना डोमिनेट किया कि मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल आपसे, मैं किसी जिधर जा रही है वो पीटीआई। अच्छा भट्टी साहब, पीटीआई भी जा रही है उधर ही। भट्टी साहब मैंने राय दे दी। एक मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपसे सोचता हूँ कि अगर मुझे 90,000 वोट खरीदना पड़े 2,000 रुपए में, अगर मुझे खरीदना पड़े तो 18 करोड़ में इलेक्शन हो जाता है। तो आप इस तरह चला लेंगे। रशीद के पास तो 18 रुपए भी नहीं थे, यहीं से जीते थे। जुल्फकार भुट्टो ने सारी सीटें यहाँ से निकाली थी, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है। दोनों से सवाल है, मेरा आज का लास्ट सवाल है दोनों से। पीपल्स पार्टी, अच्छा पीपल्स पार्टी का सुन ले, एक फिक्रे में उसकी कौन सी चीज निकली है जिस दिन पीपल्स पार्टी ने अवाम की विकेट से हट के नवाज शरीफ साहब की विकेट पे आई है, मियां साहब ने दो के मारे। अब इमरान खान क्योंकि सरमाए की विकेट पे और नवाजने और खिलाने की विकेट पर मियां साहब से कोई नहीं जीत सकता। बट साहब इमरान खान साहब के लिए क्या मैसेज है, पीपल्स पार्टी से क्या मैसेज बनता है उनके लिए? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पंछी उड़ जाएंगे और इमरान खान साहब को 1% भी एहसास नहीं है। 3 दिन पहले हमारा एक दोस्त पीएम साहब से मिल के आया, उनका पर्सनल दोस्त था, वो बिल्कुल अंधेरे में, उन्हें हकायक का बिल्कुल भी नहीं, दुनिया से कटे हुए हैं, इस बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मैं हैरान हूँ कि इतने फैक्ट्स उन तक नहीं है कि उनके बंदे कर क्या रहे हैं। आपका तो थीम था 22 साल से करप्शन के खिलाफ, धांधली के खिलाफ। बताया ना मुझे रिंग रोड की, मैंने सुना है कि वज़ीर आज़म ने कहा 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करो वरना मैं रिजाइन दे दूंगा। अब मुझे नहीं पता ये खबर सच्ची है या गलती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुना है, कन्फर्म नहीं हो रहा कि रिंग रोड के 72 घंटे के अंदर अंदर असल मुल्ज़मान ना पकड़े गए तो मैं रिजाइन दे दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा है, ये भी सुना है, ये भी कन्फर्म नहीं है, पीटीआई का हक का तरदीद करना, 10 के सियालकोट की रिपोर्ट के जिम्मेदारों को करार वाक़या सजा देंगे विद इन वीक। तो इस पे तो इमरान खान की तारीफ करनी कभी तो इस पे बनती है, मगर मैं बाज नहीं आऊंगा। फिर अगर ना किया तो मेरा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं नहीं, मगर इस पे भी मैं एक पॉइंट करूंगा। IMF ने जो अदम इत्मीनान किया मेरे प्राइम मिनिस्टर पे, उन्होंने स्पेशली कहा कि 40 अरब रुपए की ये जो अपना ये जो बदउनवानी की तो बेज़ाब्तगी हुई है 40, वो वज़ीर आज़म का अपना फंड है। हाँ साहब, उस पर भी बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। लेकिन इससे हट के मैं कहूँ, IMF आप पे अदम एतमाद करे तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जब हम उस पर एतमाद करते हैं तो हमें वो लिटा के मारते हैं। ब्रेक के बाद हाज़िर हो रहे हैं, स्मॉग कैसी, क्यों है, किस वजह से है, और उसके अलावा जो नया वेरिएंट आया है, क्या दुनिया में 5 लाख लोग खुदा न खास्ता जहाँ भाग होने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब आते हैं लाहौर का ये इशू है और बड़े शहरों का इशू बनता चला जा रहा है स्मॉग। इससे हवाले से मैं कुछ बातें आपको अर्ज़ कर दूं, फिर हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर राशिद ज़िया, ENT स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही एक मारूफ तिब की शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ, 1 मिलियन लोग ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया में मरते हैं इस स्मॉग से और इससे फ़िज़ाई आलूदगी से, जबकि पाकिस्तान में 1,35,000 लोग, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में 2.7 साल की कमी वाक़या होती है। और कहा जाता है कि ये स्मॉग इस तरह की है कि जैसे एक आदमी ने दिन में 400 सिगरेट पी ली हो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इससे कैसे, ये क्या है, क्या हुकूमत कर सकती है और हम अपने तौर पर इससे कैसे बच सकते हैं? कैन वी, डॉक्टर साहब? फ़िज़ाई आलूदगी बड़े शहरों का एक बहुत बड़ा मसला है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। इसको फौरी तौर पे इसका सद्देबाब करने की ज़रूरत है। इसमें स्मोक और डस्ट की सूरत में हमें सांस लेने में इंतहाई दुश्वारी होती है। जितने भी नाज़ुक हिस्से हैं हमारे, आंखें, नाक, कान, गला, सबसे पहले काजी साहब ये मुतासर होते हैं। हमारी जिल्द में इंसानी सांस लेने में मुश्किल होती है
ऑक्सीजन की सप्लाई जिस्म में कम होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए फौरी तौर पे सद्देबाब करने की ज़रूरत है। स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के वक्त घर से बाहर कम निकला जाए, और अगर ज़रूर निकला जाए तो वापस जाके फौरी तौर पे बॉडी को, आँखों को, नाक को, गले को तो ज़रूर पानी से फ्लश किया जाए ताकि ये नाजुक अज़ा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के ऐसे मरकबात हैं जो जिस्म के हर हिस्से को डैमेज करते हैं, और इसको अगर लंबी देर के लिए ये हमें एक्सपोज होंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100% कमी की तरफ जाती है और इंसानी परफॉर्मेंस बहुत हद तक मुतासर होती है। इसलिए हमें इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा है कि वक्ती तौर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नाक और गले को फ्लश करें। इसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो डीजल से चलने वाली मशीनें, गाड़ियाँ, इन पे तो फौरी तौर पे कोई तदारक होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा, जो लोग बता रहे हैं जो छोटे मासूम बच्चे हैं, न्यूबॉर्न, उनको इससे किस तरह बचाया जा सकता है? सुना वो भी बड़े इफेक्ट करते हैं इससे। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे, क्योंकि उनके लंग्स और नाक और गला बहुत हसास होता है। इस एज में भट्टी साहब इन्फेक्शन और एलर्जी का इंसिडेंस वैसे भी ज्यादा होता है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग वो जिनके चेस्ट ऑलरेडी लंग्स खराब है, शुगर है, फेफड़ों की दवाइयां ले रहे हैं, उन्होंने इंतहाई एहतियात करनी है कि ओपन एरिया में एक्सरसाइज ना करें, शाम को और अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे तक एक्सपोज बाहर ना हो, और स्टीम ले लेना, नेबुलाइजर से स्टीम ले लेना, पानी ज़्यादा पीना, वार्म चीज़ें लेना, इन वक्ती तौर पे बहुत हद तक बचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैसे तो ये अमीर लोगों का सलूशन है, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। मार्केट में एयर प्योरीफायर्स बिक रहे हैं, वो तो तबका उमरा के हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि क्या एयर प्योरीफायर जो हैं ऑफ एनी यूज? यस, जो हेपा फिल्टर्स के नाम से फिल्टर लगे होंगे, ये पिछले 5-10 सालों में दुनिया में इंतहाई कामयाब तरीका है अपने घरों को सेफ करने का। इसी के साथ चलते चलते मैं जरूरी बता दूं कि इस पोल्यूशन में एक बड़ी चीज कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये इतनी बुरी है कि 200% से भी ज्यादा, 200% से भी ज्यादा ऑक्सीजन को हमारे खलियों से, ब्लड से डिस्प्लेस कर देती है। और आगे मौसम सर्द आने वाला है। बंद कमरों में प्लीज गैस के हीटर मत चलाएं, इससे मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कोयला और गैस के हीटर कमरों में जलाना गुनाह का काम है, अजाब है, बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर साहब मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ, मैं अपने एक ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा अपना भी तकरीबन आज हर आधा लाहौर का यही मसला है, गले में खराश है, आपको आंखों में दर्द है, आप बोल नहीं पा रहे। मैं तो आपके सामने बैठा, मेरा काम भी बोलना है, पढ़ाता भी हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा ये दवाई ले ले। फिर अगले हफ्ते गया, मैंने कहा, उन्होंने कहा ये दवाई ले ले। तो मैं थोड़ा सा अपना गुस्से में आ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही। तो डॉक्टर साहब ने कुछ थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सीरियसली कहा। उन्होंने कहा भाई मैं लाहौर नहीं बदल सकता, तुम शहर छोड़ दो। तो व्हाट इज़ दिस? अब जो लोग इस 2 करोड़ का ये शहर है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बराबर की आबादी है, तो इसको किस तरह अकेला बंदा तो नहीं लड़ सकता इस सारी इन्वायरमेंट से, दवाइयों से। कहाँ आप ऑक्सीजन बनाएंगे, कहाँ आप हीटर नहीं लगाएंगे? इज इट पॉसिबल? कैन वी मैनेज दैट? ये बिल्कुल पॉसिबल है जी। देखें, हमारे प्यारे नबी की एक खूबसूरत सी स्टेटमेंट है कि नई नई बस्तियां बात करो। ये हमने जो वर्ड दुनिया में सीखा ना, जनरेशन गैप और डिजिटल गैप, आप शहरों की तरफ आमद गांवों से बंद करें। ज्यादा से ज्यादा गांवों में फैसिलिटीज, वहां पे प्रोडक्टिविटी रखें। जब तक हम ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपेंडिचर, साफ पानी, एजुकेशन, हेल्थ गांव में तवज्जो नहीं देंगे, हमारी तरह सारे लोग गांव से शहर में आ जाएंगे। जिनको थोड़ी सी ज्यादा समझ आए वो फिर बाहर चले जाएंगे। तो ये जनरेशन गैप भी है, ये डिजिटल गैप भी है। हमें शहरों की तरफ माइग्रेशन को हर सूरत में रोकना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि लोगों के फायदे के लिए एक दफ़ा फिर बता दें कि जो लोग भी ले सकते हैं वो कौन सा फिल्टर है जो आप बता रहे हैं, जो हो तो फिर इट कैन हेल्प सेव योर हेल्थ।
काजी साहब, जो आजकल मेजॉरिटी जो इन्वर्टर आ रहे हैं, इनमें ये दुबई में अभी रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें ये डिटेल से डिस्कस हुआ कि जो फिल्टर इतने फाइन हैं कि छोटे से छोटे पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस को अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं। इसको हेपा फिल्टर्स भी कहते हैं। ये बहुत सारी कंपनियां इन्वर्टर की सूरत में, दूसरे सिंपल प्योरीफायर भी आ रहे हैं, ये बिल्कुल कामयाब हैं। ये एलर्जी से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, और बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे इसमें पोल्यूशन की सूरत में है उनको अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं। प्लीज याद रखा जाए कि अगर आपने इन्वर्टर लगाए हुए हैं तो इनको वीकली साफ भी करना है, वरना इनकी इफादियत कम होती जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपने सब बताया, क्या हुकूमत को इसे कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी इकदाम करने होंगे कि आवाम थोड़ी सी महफूज हो सके इस बला से? देखें जी, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की तरफ जाना है। हमें शहरों की तरफ रुख इंसानों का थोड़ा सा, जितने हम देखें, न्यू जर्सी अमेरिका में क्यों इतनी पॉपुलर हुई कि साथ ही फिलाडेल्फिया है। हमने शहरों के पास नए शहर आबाद करने हैं, प्लांटेशन की तरफ जाना है। ये जितनी भी गाड़ियां हैं, मेजॉरिटी गाड़ियां। डॉक्टर साहब, आई हैव टू लीव इट देयर, लेकिन इंतहाई यूजफुल आपने हमें इंफॉर्मेशन अदीन आपने देखा कि आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। मगर साथ ही हमारे साथ इस वक्त लंदन से मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा अदीम। डॉक्टर साहब, आपकी वक्त का बड़ा शुक्रिया। मैं आपसे एक दूसरे डॉक्टर साहब हमारे साथ यूके से शामिल हो रहे हैं, मैं दूसरे मौजू पे आ रहा हूँ। ये जो नया वायरस आया है, या उसका नया जो एक क्या उसे कहते हैं, वो उसकी जो म्यूटेशन हुई है, वो कितना खतरनाक है और पाकिस्तान कितना वल्नरेबल है आपके ख्याल में इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। मैं गुजारिश ये करूं कि ये नया वायरस जो है, ये ओमिक्रॉन के जो है ये आया है, और ये इस तरह के अभी कई और म्यूटेटेड वायरस आएंगे इसकी शक्ल के। इससे घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसमें जो विरुलेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, या इससे जो मोर्टेलिटी है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। इससे इन्फेक्टिविटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये इसकी तकरीबन 20 के करीब इसने अपने ऊपर म्यूटेशन कर ली हैं। समझने की चीज़ ये है कि जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और जो ऊपर सरफेस प्रोटीन होती है, ये म्यूटेशन करती रहती हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो मलेरिया था वो पहले सिर्फ मलेरिया जो फेल्सीपैरम था, फिर मलेरिया ओवेल आया। इसी तरह के वायरस अपने जीन्स में म्यूटेट करते रहे हैं, और साइंस ने इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत भी की है। कुछ हर्ड इम्यूनिटी होगी, और कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो इसके ऊपर कारआमद हैं। जिन लोगों को वैक्सीन्स लगी हुई हैं उनके लिए ये इतना ज़्यादा लीथल नहीं है बनिस्बत उनके जिनको वैक्सीन्स नहीं लगी हुई। तो मेरी बतौर साइंसदान और डॉक्टर ये एक सजेशन होगी कि जो हम अपने मास्क और हैंड सैनिटाइजिंग वगैरह कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद रहें, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो जितनी जल्दी पाकिस्तान में कंप्लीट हो सकता है वो करें। और मैं फिर इस बात को रीइटरेट कर रहा हूँ कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी की वैक्सीन है या दूसरी कंपनी की वैक्सीन है। कोई भी वैक्सीन है उसको लगवाएं, उसके ये फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वही आपने वैसे जवाब दे दी, मैं फिर भी दोबारा पूछ रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा चाइनीज़ लगी है, तो इस हवाले से कोई फिक्र वाली बात तो नहीं ना? पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है उसको चाइना की वैक्सीनेशन और एक 1 डोज भी लगी है, चाइना की एक 1 डोज भी लगी है, उसकी इफेक्टिविटी कितनी है? इसमें कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा आता है जी कि अमेरिका की नहीं है तो बरतानिया की नहीं है तो शायद अच्छी नहीं होगी। भैया ये ऐसे नहीं होता कि मैं जो कहता हूँ वो आगे भी मैंने कहा है कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ये वैक्सीन इस वायरस के अगेंस्ट बनी है, और अगर हम ये फ़र्ज़ किया मान लिया जाए कि ये वायरस वुहान में ही डिस्कवर हुआ था, जो चाइना का एक शहर है, तो फिर चाइना वालों में तो सबसे अच्छी वैक्सीन बननी चाहिए ना, क्योंकि वही लोग थे जहाँ पे ये वायरस जो है वो फर्स्ट डिस्कवर हुआ है। तो जिन जिन लोगों को चाइनीज़ वैक्सीन लगी हुई है, मैं इस बात पे आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ कि जिन जिन को चाइनीज़ वैक्सीन लगी हुई है वो भी उतने ही प्रोटेक्टेड हैं जितने दूसरे हैं। हाँ, अलबत्ता
जो वैक्सीन चाइना की है वो उसकी डिलीवरी में जो कोल्ड चेन मेंटेन होती है, मेरे उसके बारे में थोड़ी सी रिजर्वेशन है पाकिस्तान की डिलीवरी चेन और कोल्ड चेन की मेंटेनेंस में। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को अभी एक डोज लगी है, मेरी उनसे बहुत ही शिद्दत से ये गुजारिश है कि दूसरी डोज लगवाएं। इम्यूनिटी लेवल वो किसी भी वैक्सीन हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो या कोई और दूसरी वैक्सीन हो, उसमें गिर जाती है और इसको लिए उसके बूस्टर लगवाने जरूरी है। बूस्टर लगवाने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सॉरी, मुझे आई हैव टू लीव इट देयर, टाइम की वजह से। तो 3 बातें नाज़रीन सामने आ गई। बूस्टर ज़रूर लगवाएं और जो वैक्सीन वाले हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। और ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो भी इसका नाम है, ये कोई बहुत म्यूटेट नहीं किया इसने ये, लेकिन लगता बहुत लोगों को। एहतियात जारी रखें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।